राजा रघुवंशी के परिवार ने 13वीं का कार्यक्रम किया। आरोपी सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद रघुवंशी भी हुआ शामिल। इंदौर की एक स्वयंसेवी संस्था ने मेघालय के मुख्यमंत्री को 5000 पोस्ट कार्ड बेचने की तैयारी शुरू की। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग लिखी गई पोस्ट कार्ड में। शिलांग में राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा रघुवंशी की लाश में कहीं फ्रैक्चर नहीं पाया गया। शिलांग पुलिस शक है कि हत्या किसी और जगह करके लाश यहां ठिकाने लगाई गई हो। पूछताछ में सोनम ने बताया है कि उसने कल्पना नहीं की थी कि राजा रघुवंशी की लाश पुलिस को कभी मिलेगी। धार जिले के कुक्षी अनुभाग के जही में उल्लेखनीय कार्रवाई। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के विक्रय, उत्पादन व तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में धार पुलिस अधीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय श्री मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री गीतेश कुमार गर्ग, एसडीओपी कुक्षी श्री सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा था। वरिष्ठ अधिकारीगण के निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी जही दिलीप कुमार तडेवला द्वारा विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया व थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की जानकारी प्राप्त करने हेतु रवाना किया गया, जिसमें विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बोट गाँव में जिरात का खेटा में गुड्डीबाई नाम की महिला किसी व्यक्ति को अवैध मादक पदार्थ सूखा गांजा देने वाली है। यदि समय पर घेराबंदी की जाए तो अवश्य ही अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया जा सकता है। मुखबिर सूचना की तस्दीक में थाना प्रभारी जही द्वारा हमराही फोर्स के साथ बताया स्थान ग्राम बोट गाँव जिरात का खेटा में गुड्डीबाई के घर के पास कुछ दूर पहुंचे, जहां देखा कि एक पक्के मकान के बाहर दरवाजे के पास एक महिला अपने हाथ से खाद की पुरानी थैलियां जिसमें कुछ हल्का पदार्थ भरा हुआ था उनके मुंह सुतली से बांध रही थी, जो पुलिस को आता देख भागने लगी, जिसका हमराही फोर्स की मदद से पीछा किया, लेकिन झाड़ियों की आड़ लेकर पहाड़ी तरफ भाग गई। बाद में साक्षी पंचान से भागने वाली महिला का नाम पता गुड्डीबाई पति गणपत जमरा निवासी बोटगांव की होना बताया। थाना जही की टीम ने उक्त महिला के घर के बाहर आंगन में से 9 खाद की थैलियों में सूखा गांजा वजन 42 किलो 500 ग्राम कीमती 19,03,500 रुपए का जब्त किया गया। प्रथम दृष्टया संदिग्ध आरोपियां गुड्डीबाई जमरा के विरुद्ध थाना जही पर अपराध क्रमांक 79/2025 धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस महानिदेशक महोदय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ बेचने वाले, तस्करी करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मनोज कुमार सिंह साहब और एडिशनल एसपी श्री गीतेश कुमार गर्ग साहब के द्वारा लगातार निर्देशित किया रहा थाना प्रभारियों को, हम लोगों को, कि अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल थाना प्रभारी डही श्री दिलीप तड़बेला को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बोड़गांव जो है उसमें एक महिला है गुड्डीबाई पति गणपत जमरा, तो उसने वो जो है अपने घर के बाहर कुछ गांजा रख करके सप्लाई करने के उसमें है। इस सूचना पर तत्काल मुखबिर की विश्वास करके और थाना प्रभारी डही अपनी टीम के साथ तत्काल बोड़गांव पहुंचे। वहां पर जब दूर से देखा तो उन्होंने एक महिला जो है अपने घर के बाहर कुछ बोरों में सिल रही थी रस्सी से। तत्काल उन्होंने घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया तो महिला ने दौड़ लगा दी पीछे जंगल में, और उस महिला के वहां से बाहर से घर के बाहर से कुल 42 किलो 500 ग्राम गांजा जो है वो सूखा गांजा जब्त हुआ है, जिसकी कीमत कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 19,03,000 रुपए है। और महिला की तलाश लगातार की गई, लेकिन महिला वहां से घटनास्थल से जंगल का फायदा लेके भाग गई थी। उसकी तलाश लगातार की जा रही है। इस टीम में थाना प्रभारी दही दिलीप तड़बेला, उनकी टीम ASI राम सिंह सोलंकी, ASI जितेंद्र नरवरिया, आरक्षक राकेश, आरक्षक लक्ष्मण, इनकी सक्रिय भूमिका रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा इनको नगद इनाम की घोषणा की गई है। धन्यवाद। इंदौर के सोनम राजो हत्याकांड की घटना का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि ग्वालियर में एक युवक और युवती के प्रेम प्रसंग के चलते युवक की मौत की घटना सामने आई है। घटना में युवक की मौत हो चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले से जुड़े आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदर कंपू पटिया वाले मोहल्ले में रहने वाले अजय कुशवाहा का किरण नाम की युवती से 9 साल से लगातार प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये प्रेम लगातार परवान चढ़ता गया।
लेकिन विगत 2 वर्ष से अजय से किरण के द्वारा पैसों की डिमांड की जाने लगी थी, क्योंकि अजय की प्रेमिका किरण परिवार से घुली मिली थी और घर पर भी कई बार आ जा चुकी थी। ऐसे में अजय के परिजन आश्वस्त थे कि अजय के साथ किरण की शादी होगी, लेकिन विगत 1 दिवस पूर्व अजय के द्वारा किरण के घर के बाहर आग लगाने से मौत हो गई। आग को लेकर अजय के परिजनों का कहना है कि आग अजय ने खुद लगाई है या फिर लड़की के परिजनों के द्वारा लगाई गई है, या पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल युवक की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। मामला पुलिस के द्वारा दर्ज किया जा चुका है। पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें, अजय कुशवाहा के पिता सुरेश कुशवाहा, जो कि सब्जी का काम करते हैं, जिन्होंने बताया कि मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें से तीसरे नंबर का अजय मेरा पुत्र था, जिससे 9 साल से लगातार किरण नाम की लड़की से प्रेम प्रसंग था और वह लगातार उसे शादी करने का झांसा देती रही और मेरे बेटे से पैसे वसूलती रही। जब शादी की बात आई तो उसने अजय से मना कर दिया, तो उसके साथ यह घटना हो गई। अजय की मौत की बात से पूरा परिवार सदमे में है और घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे मोहल्ले में गमगीन माहौल नजर आ रहा है। वहीं अजय को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली बहन वर्षा के द्वारा बताया गया कि अजय का किरण के साथ काफी लंबे समय से अफेयर था। वह उससे पैसे भी लेती थी। उसको अजय के द्वारा एक्टिवा भी दिलाई गई और वह लगातार अजय को बरगलाती रही और शादी का झांसा देती रही। जब हमारे द्वारा भी शादी की बात कही गई तो उसके द्वारा कहा गया कि मेरे पिता ये शादी करने को राजी नहीं होंगे और अगर नहीं माने तो वो अजय को और मुझे भी मार देंगे। फिलहाल बहन के द्वारा पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है और लड़की और उसके परिजनों को फांसी की सजा की मांग कर रही है। क्या कुछ घटना हुई है, क्या कहना चाहती है, क्या मांग? मुझे घटना के बारे में बताया नहीं गया था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो शाम को बताया गया था कल कि आपके भाई की तबीयत खराब है और वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। तो मेरे को दर्द होने लगे, मैं हॉस्पिटल गई हूँ। उसकी वजह से, लड़की की वजह से मैं अपने भाई की शक्ल भी नहीं देख पाई थी और मैंने उससे शादी का भी बोला तो उसने क्लियर ही मना कर दिया कि अब अजय के पास कुछ नहीं है, पहले क्या था इसके पास, ये बोल रही थी। पर लेकिन उसने पूरा खा लिया, उसको एक्टिवा वगैरह सब कुछ दिलवाई है, पैसे वगैरह सब ले लिए, था उसके पास पैसा। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा तो उसने छोड़ दिया उसको। तो शादी की बात भी की थी आप लोगों ने, तो हाँ, उसने क्या कहा? मना कर दिया बिल्कुल क्लियर। ये कहने लगी थी उसकी माँ कि मतलब ना, अगर इसने शादी की किरण ने तो ये या तो इसका बाप अजय को मार देगा, नहीं तो किरण को मार देगा। तो वही किया उनने, मेरे भाई को मार दिया। क्या मांग करती हैं पुलिस से, क्या कानून से, क्या क्या? फांसी चाहती हूँ मैं किरण की। मेरा भाई गया है, वो भी जाना चाहिए बस। मेरा नाम सुरेश कुशवाहा। क्या आपके बच्चे के साथ क्या कुछ घटना हुई है, पूरी क्या कुछ घटना बता? मेरा बच्चा जो है उसका काम करता था फर्नीचर का, और अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पर 10-12 लोग आए थे, तो मारने पीटने की ठाठी दे रहे थे उसको। तो मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों मार रहे हो? अभी तो कर लगे हमारी लड़की से इसका प्रेम वो चल रहा है और अपने लड़के को डांट दो, नहीं तो हम उसको जान से मार देंगे। तो मैंने कहा भाई मैं डांटूंगा अपने लड़के को और वैसा नहीं करेगा वो। तो वो लोग यहाँ पे तो चले गए। उसके बाद में फिर इन्हें लड़के को पकड़ा, तो लड़के से कुछ बातचीत हुई इनकी, तो उससे थोड़ा गाड़ी कर दी। उसके बाद में फिर जो मेरे पास में सब्जी का ठेला लगाता हूँ, तो फिर जो 5 लोग आए, दफरत और उसकी लड़की की माँ और उसके दोनों भाई थे और एक लड़का और था, कोई मोहम्मद सुल्तान, वो सलमान नाम है उसका। तो जो मेरे पे कहने लगे कि 5 लाख रुपए हमको दो, नहीं तो हम तुम्हारे लड़के पे 76 का केस लगवाएंगे और जान से मरवा देंगे उसको। तो मैंने कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ठेला लगा रहा हूँ सब्जी का, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए कहाँ पे दे पाऊंगा? मैंने अभी तक देखे ही नहीं 5 लाख। तो वो कह लगे कि देख लेंगे फिर हम, ऐसा कह के वो मेरे पे चले गए। फिर इनने लड़के को पकड़ा तो उसने कहीं से भी करके 2 लाख रुपए लड़की को दिए हैं और 3 लाख रुपए देने का कोई वादा था इनका। तो वो वायदे पे पैसे दे नहीं पाया, तो सुस्त पर रहने लगा। पूछी हमने घर पर, तो उसने बताया नहीं। उसके बाद में फिर इनने वो बुलाया लड़का, घर पर बुला के इनने मारा पीटी की है उसकी। उसके बाद में पता नहीं उसने अपने आप पेट्रोल डाल के आग लगाई है या इन लोगों ने पेट्रोल डाल के आग लगाई है। हम लोग तो मौजूद थे ही नहीं वहाँ। बस ये अब क्या चाहते हैं पुलिस से, क्या मांग? अब पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। FIR भी कल उन्होंने बड़ी मुश्किल पे काटा, जब धरना दिया तब उन्होंने FIR काटा हुआ, FIR काटने तैयार नहीं थे। 9 साल से वो चल रहा था उनका रिलेशनशिप, क्या वो तो अफेयर सब ही चल रहा था उनका। तो उसके फोटो बिल्कुल साथ में चिपक के हैं, सारे कमरे में एक पलंग पर लेटे हुए सारे फोटो हैं। ब्लैकमेल करने लगी थी उसको, उससे 2 लाख रुपए ले लिए पहले, एक एक्टिवा गाड़ी खरीदवा ली उससे पहले, और उसकी माँ और वो सभी पूरा परिवार ही ब्लैकमेल कर रहा था। उसका बाप उससे दारू पीने के लिए पैसे मांगता था, पट्टे लगाने पैसे मांगता था। प्रेमी ने प्रेम फांसी प्रताड़ित होकर उसको आग के हवाले कर दिया है, इसके दौरान मौत हो गई। माधोगंज थाना क्षेत्र में जो है शिव शक्ति गार्डन के पास एक युवक अजय कुशवाहा जो है प्रेम प्रसंग को चलते हुए मिलने गया हुआ था।
शिव शक्ति गार्डन के पास में, और वहाँ उसकी प्रेमिका को से मिलने के लिए उसके भाई और उसके पिता से उसका विवाद हुआ और उन्होंने गाली गलौज कर मारपीट की, जिससे वो परेशान होकर उसने जो है आत्मदाह का प्रयास किया, पेट्रोल डालकर गाड़ी में से अब आग लगाई। गंभीर रूप से घायल होने से उसको हॉस्पिटलाइज भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। उसके जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में उसने बताया कि करीब 9 साल से उसके प्रेम प्रसंग चल रहा था, और जब उससे मिलने गया तो उसके जो लड़की के भाई और पिता जो थे उन लोगों ने गाली गलौज की, मारपीट की, और लड़की भी जो लगातार उसको कुछ दिनों से प्रताड़ित कर रही थी, तो उसकी रिपोर्ट उसके डायन डिक्लेरेशन के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। आरोपी गण अभी घर पर मौजूद नहीं है, तो उनके लिए लगातार पार्टी रवाना की गई। ये जो आजकल जो समाज में लोगों में जो है संवेदनाएं खत्म हो गई हैं और एक दूसरे को मतलब ब्लैकमेलिंग का जो चल रहा है, तो ये समाज में कहीं ना कहीं हम लोगों के मूल्यों का अवमूल्यन है, और इसमें कहीं ना कहीं जो समाज में जो आजकल जो टीवी सीरियल और जो अन्य कारण है, सोशल मीडिया कारण, इस कारण से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, और इसमें समाज को ही जागरूक होना पड़ेगा इस संबंध में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में की बड़ी घोषणा, लाडली बहनों के लिए की घोषणा। अगले माह 250 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। प्रदेश की बहनों को लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए किस्त के अतिरिक्त मिलेंगे 250 रुपए। रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए मिलेगी अतिरिक्त राशि। रक्षाबंधन पर्व से पहले 1250 और 250 रुपए कुल मिला के 1500 मिलेंगे लाडली बहना को। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल पर सबसे पहले दिए। लेकिन नीरज भाई, आपने जो कहा है, हाँ हमें मालूम है, आषाढ़ जा रहा है धीरे धीरे करके और सावन का महीना आ रहा है, तो आज तो 1250 डले हैं, अगले महीने 250 रुपए और बढ़ा के आपको मिलेंगे। रक्षाबंधन के लिए भी, हमारी बहनों के लिए जब आपको 250 रुपए रक्षाबंधन के मिलेंगे, आप अपने लिए साड़ी लाएं, फूल प्रसाद मिठाई लाएं। अपने जीवन में पैसे का महत्व नहीं है। रक्षाबंधन ये भाई और बहनों के प्रेम के संबंध का महत्व है। बहनों की तरफ से मांग होती रही है, सभी बहनें चाहती हैं कि 1250 रुपए की राशि जो लाडली बहनों को मिलती है, उसको लगभग 1.5 साल से तो वो हमें मिल रही है, 2 साल हो रहे हैं। इस 6,821 श्रमिक परिवारों को के बाद से में हम सब इकट्ठे हुए, उस बात को मैं जल्द सर्वाधिक कष्ट के साथ हमारे लिए सुख का समाचार भी लाती है जब माता बहनें गर्भवती होती है। लेकिन गर्भवती होने की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए और अनूठी सौगातों के लिए, और आपके प्रयासों से मध्य प्रदेश की नारियां अब आत्मविश्वास से भरपूर हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूँ श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी से कि वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। मंदसौर के गरोड़ थाना पुलिस ने 2 कुंटल से अधिक अवैध मादक पदार्थ डोरा चूरा के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गरोड़ पुलिस को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मेलखेड़ा गरोड़ रोड पर बरानी फंटे पर
एक संदिग्ध पानी की टैंकर को रोककर तलाशी ली, जिसमें पानी की टैंकर में स्कीम बनाकर अवैध रूप से 2 कुंटल से अधिक अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सफेद रंग के 10 कट्टे में भरकर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी की पहचान नेतराम पिता अर्जुन राम विश्नोई के रूप में हुई। उल्लेखनीय है कि उक्त डोडा चूरा महेंद्र सिंह पिता राम सिंह निवासी डूंगर खेड़ी के यहाँ से लोड किया गया। अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा रामपाल विश्नोई जोधपुर के यहाँ पहुँचाना था। साथ ही इस बड़ी कार्रवाई में 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सर, एक स्कीम बनाकर टैंकर में डोडा चूरा ले जाया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की है पुलिस ने। क्या है पूरा मामला? ये एक्चुअली एक मामला है 14 तारीख और 15 तारीख की रात्रि के मध्य में हमारे TI साहब को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर से कि ऐसे एक ट्रैक्टर में स्कीम बना करके डोडा चूरा लेकर के जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर से हमारे यहाँ से पुलिस टीम तैयार करके भेजी गई। तो वहां पर मतलब उसकी सर्चिंग करने पर पता चला कि उस टैंकर को में डोडा चूरा लेकर के जा रहे थे और उस टैंकर की तलाशी ली गई। तो उसमें 2 पार्टीशन बने हुए थे। तो एक मेन पार्टीशन था, वो एक दिखाने के लिए था कि भाई इसको अगर पुलिस खोले तो ये लगे कि ये खाली है, जबकि आगे वाला पार्टीशन का उसके अंदर से ही वो द्वार था, उसमें से वो लोग उसमें माल रखते थे। तो पूरी तलाशी ली गई तो लगभग 10 कट्टों में 2 क्विंटल 7 किलो और 500 ग्राम के लगभग डोडा चूरा प्राप्त हुआ है। और इसको चलाने वाला जो आरोपी था वो नेताराम पिता अर्जुन राम विश्नोई है, जिसका जो पता है वो उदानियों की ढाणी सांवरी थाना फलोदी जिला जोधपुर राजस्थान का। सर, कहाँ से लाया जा रहा था और कहाँ ले जाया जा रहा था? इसके संबंध में हमने पूछताछ की तो ये डोडा चूरा महेंद्र सिंह पिता राम सिंह निवासी डूंगर खेड़ी थाना सुवासरा से लेकर के आ रहा था। और यह जो लड़का है नेताराम, वो माल अपने मामा के लड़के रामपाल पिता बाबूलाल विश्नोई निवासी भीमसागर थाना लोहावट जिला जोधपुर को देने के लिए जा रहे हैं। सर, माल की कुल कीमत कितनी होगी और कुल कितने आरोपी इस मामले में बनाए गए? माल की इसमें अभी 3 आरोपी बनाए गए। एक तो मुख्य आरोपी जो ये माल लेकर के जा रहा था नेताराम, और जहां से माल लेकर के आ रहे थे महेंद्र सिंह, और जिसको देने के लिए जा रहे थे रामपाल। अभी ये 3 आरोपी है। आगे प्रकरण में विवेचना की जा रही है। और लगभग टोटल 2 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम माल है। इसकी मार्केट वैल्यू हम पता कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। शिलांग की घाटी में घूमते हुए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का वीडियो हुआ वायरल। सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर के द्वारा साझा किया गया है यह वीडियो में एक्सीडेंटली दोनों के रिकॉर्ड होने की बात लिखी गई है। वीडियो में दिखाई दे रहे हैं आगे सोनम और उसके पीछे राजा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर क्राइम चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बड़वानी के तीर्थ क्षेत्र भिलट देव शिखर धाम
नागलवाड़ी में आंचलिक पत्रकार संघ द्वारा लोकमाता देवी अहिल्याबाई की त्रयोदशी शताब्दी वर्ष में देवी अहिल्याबाई अलंकरण समारोह एवं महर्षि नारद सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पद्मश्री जगदीश जोशीला एवं मुख्य वक्ता राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव ने समा बांधा। दरअसल आंचलिक पत्रकार संघ जुलवानिया व्रत द्वारा बड़वानी के प्रसिद्ध तीर्थ भिलट देव शिखर धाम नागलवाड़ी में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष में देवी अहिल्याबाई अलंकरण एवं महर्षि नारद सम्मान समारोह का आयोजन आंचलिक पत्रकार संघ अध्यक्ष अखिलेश साहू द्वारा किया गया, जिसमें खरगोन बड़वानी के समाजसेवी एवं पत्रकारों का सम्मान किया गया। समारोह में एसपी जगदीश डावर, पद्मश्री जगदीश जोशीला, साहित्यकार राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव, सेंधवा नगर पालिका अध्यक्ष बसंती बाई यादव उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव द्वारा अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध किया गया। अखिलेश साहू, अध्यक्ष आंचलिक पत्रकार संघ जुलवानिया। देवी अहिल्या के त्रयोदशी कार्यक्रम के अवसर पर शताब्दी पर आज श्री भिलटदेव शिखर धाम मंदिर पर देवी अहिल्या अलंकरण समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे बीच में प्रदेश में अभी राष्ट्रपति से सम्मानित श्री जगदीश जी जोशीला जी और शशिकांत जी यादव यहाँ पर पधारे थे। खरगोन बड़वानी जिले के पत्रकार, साहित्यकार, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले थे चुनिंदा समाज सेवियों को यहाँ पर देवी अहिल्या अलंकरण एवं महर्षि नारद सम्मान से सम्मानित किया गया और ये सफल बहुत अच्छा रहा है। खरगोन बड़वानी जिले के करीब 400 कार्यकर्ता, पत्रकार साथी यहाँ पर आए। वर्ष है, ऐसे ही वैश्विक किसी न किसी विषय को लेकर हम बड़े से बड़े पदाधिकारियों को बुलाकर ऐसे हमारे क्षेत्र के पत्रकार साथियों का परिचय कराते हैं। आप सब लोग एक छोटे से आग्रह पर हम सबके इस पत्रकार साथियों के इस मंच को साझा करा, निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आगे सुना में आया, जहां दोनों जहां का सरपरस्त बसता है, मैं उसी दर पे अपने सर को झुकाऊंगा। थोड़ी सी चहलकदमी को शांत करिएगा, थोड़ी सी एकाग्रता आपकी चाहता हूं। मैं 38 साल 4 पंक्तियां पहले सुनिए, थोड़ा गला मेरा रिदम। किसने बहाया रक्त में से नौजवान की, उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखले करे नन्हे पाँव जो चलाता है, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। अच्छा, हमारे सनातन का कोई तोड़ नहीं है पूरी दुनिया के। करुणानिधि की औलाद कह रही है कि सनातन को समाप्त कर देंगे। मैंने कहा दादाजी जो इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लफ्जियात का एक सनसनीखेज मामला उजागर किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों अल्ताफ और सोहेल को हिरासत में लिया गया है, जिनके मोबाइल से कई हिंदू लड़कियों की चैटिंग और आपत्तिजनक तस्वीरें बरामद हुई हैं। पीड़ित युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ हिंदू पहचान बताकर शोषण करने का प्रकरण दर्ज किया है। मामले में एक और बड़ा खुलासा तब हुआ जब आरोपियों ने एक वायरल वीडियो में कबूल किया कि उन्हें इस काम के लिए कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत से लाखों की फंडिंग हुई है। वीडियो के आधार पर अब पुलिस ने पार्षद अनवर कादरी को भी आरोपित बनाया है। मामला इंदौर के बाड़गंगा थाना क्षेत्र का है, जहां बजरंग दल के पदाधिकारियों ने 2 मुस्लिम युवकों को पकड़ा। पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाने और शादी करने के बदले लाखों रुपए दिए जाते थे। दोनों युवकों ने कई लड़कियों के साथ संबंध बनाकर उनका शारीरिक शोषण किया और खुद को हिंदू धर्म का होना बताया। घटना के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। अब पुलिस इस पूरे मामले में राजनीतिक साजिश और देह व्यापार जैसी गंभीर पहलुओं की जांच कर रही है। नाम बोल तेरा? साहिल शेख है, पापा का नाम मोहम्मद आजम है। रहता कहाँ है? मुनिया बाबा मंदिर के पीछे 1 नंबर गली में। काम क्या करता है? काम कार के शोरूम पे जाता हूँ मैं। तेरा नाम क्या है? अल्ताफ नाम है, अल्ताफ साहब। पापा का नाम बोल? मंजूर नाम है। रहता कहाँ है? नरवल मुनिया बाबा आश्रम के। काम क्या करता है? कलर का काम करता हूँ। अब बताओ तुम्हारी पूरी बात। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो।
ले फोटो वीडियो बता। निकाल। कहाँ की लड़की है? मंदिर और बता कितना टाइम हो गया तेको? बात कर दो। हाँ 5-6 साल बता। दो बता रहा हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें कांग्रेस के पार्षद अनवर कादिर को भी आरोपी बनाया गया है। देखिए बड़गंगा थाना क्षेत्र में 2 फरियादियों के द्वारा थाने पहुंचकर अपनी रिपोर्ट लिखाई गई, जिनके द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ छलपूर्वक और उनको धोखा देकर उनके साथ गलत काम किया गया और दुष्कर्म किया गया। तो दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया कर दोनों को आरोपी बनाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में धार्मिक जो वीडियो वायरल हुआ उसमें धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी इसमें धाराएँ बढ़ाई गई हैं और जो पार्षद अनवर कादरी है उसको भी आरोपी बनाया जा रहा है। सर उनको किस आधार पर बनाया गया है? देखिए जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल के आधार पर उनके स्टेटमेंट्स भी लिए जा रहे हैं, उसके आधार पर जांच में लिया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया जाकर आरोपी बनाया जा रहा है। सर फंडिंग की बात सामने आ रही है, बोले अनवर कादिर इसी आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और इसके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इसलिए इसको आरोपी और 120 भी चूँकि इनको आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने की वजह से इनको आरोपी बनाया जा रहा है। दिनांक 13/6/2025 को बिंदा तिराहा ग्राम खरवाली में यश बस को रोककर बस के अंदर घुसकर ड्राइवर के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई थी। बस ड्राइवर प्रताप अन्नारे निवासी झरपनिया की सूचना पर बदमाशों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बदमाशों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय निर्देशित किया गया था। इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गीतेश गर्ग, उप पुलिस अधीक्षक श्री सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी टांडा श्री संजय कुमार रावत द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने पर टीम का गठन किया गया एवं बदमाश कमल पिता राम सिंह डावर, मुकाम पिता खूम सिंह डावर, रवि पिता विजय सिसोदिया, पंकज पिता राम सिंह डावर, भुवन सिंह पिता लाल सिंह डावर, मनोज निवासीगढ़ ग्राम बाकी ग्राम बिल्दा थाना गंधवानी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई। मंदसौर में जातिगत जनगणना की अधिसूचना सरकार द्वारा आज जारी की गई है, जिस पर कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि हमें इस बात की बहुत खुशी है, जिस बात को लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी हर मंच पर कह रहे थे, हमारे देश के लिए और देश के भविष्य के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लगातार इस बात पर राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे, लेकिन आज सत्ता पक्ष को इस बात पर झुकना पड़ा और इस बात को स्वीकारना पड़ा। जातिगत जनगणना देश के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सुनने में आया है शुरुआत होगी उन राज्यों से जहां पर बर्फ गिरती है, ताकि वहां पहले जनगणना पूरी हो जाए और उसके बाद 2027 मार्च तक जनगणना पूरे करने की बात सामने आई है। अगले कुछ दिनों में और जो पूरी जनगणना की है उसका और स्पष्टीकरण मिलेगा। मूल बात यह है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी हमारे भारत में है और इस समय में चाहे पंचायत मजरे टोले को हो, चाहे शहर में जो बस्ती होती है, एक एक परिवार की उसमें शामिल किया जाना चाहिए। कोई भी परिवार, कोई भी वर्ग जनगणना में छूट ना जाए, ये महत्वपूर्ण है। और साथ में ऐसे अनेक समाज हैं जो कुछ राज्यों में आते हैं, पिछड़े वर्ग में, अनुसूचित जाति में। मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसे समाज हैं जो एक जिले में आते, ओबीसी में, एससी क्या, इसके बारे में भी विचार किया जाएगा, ताकि हर समाज को पूरे देश भर में जो आरक्षण मिल रहा है वो सामान्य रहे पूरे देश भर में। इस पर भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। हमें इस बात की खुशी है
कि जो हमारे नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार डिमांड कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, ताकि किस वर्ग की कितनी आबादी है और उस हिसाब से उनको हर योजना का लाभ भी मिले। लेकिन लगातार सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता इस बात की आलोचना करते थे। लेकिन ये ताकत है राहुल गांधी जी की कि अंत में माननीय प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और स्वीकारना पड़ा कि नहीं, जातिगत जनगणना ज़रूरी है हमारे देश के लिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन हमें ये स्पष्टीकरण चाहिए है, जो बात अभी सामने आ रही है कि शायद शुरुआत जो पहाड़ी राज्य हैं जहाँ पे ठंड के मौसम में बर्फ़ भी रहती है, शायद शुरुआत वहाँ से होगी अक्टूबर 2026 से, और 2027 मार्च तक इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने का ऐलान किया गया है। लेकिन आज जो गज़ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो 2025 जून से लेके 2026 अक्टूबर के बीच में क्या प्रक्रिया रहेगी, हम चाहते हैं कि इसका पूरा स्पष्टीकरण हो। इसमें क्या क्या बिंदु रहेंगे, किस प्रकार से, क्योंकि आज जो समय है वो आधुनिक ज़माना आ गया है, किस प्रकार से जनगणना के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, इसकी भी हमको जानकारी चाहिए है। बस हमें चिंता एक बात की है, ऐसा ना हो कि जारी हो गया नोटिफिकेशन लेकिन ये टलता जाए 2033 तक। हम चाह रहे हैं कि 2028 के पहले ही ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए है। तो अब देखते हैं, इसमें अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और क्या है कि आज पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी का देश हमारा भारत है, और जनगणना में एक एक समाज, एक एक वर्ग आना चाहिए है। मैं स्वयं सामान्य वर्ग से आता हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि चाहे अनुसूचित जाति समाज के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक विभाग समाज के लोग हों, सब के लिए जनगणना महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, जनरल वर्ग के लोग भी हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी भी इसमें गिनती होनी चाहिए है, ताकि हर वर्ग की इसमें जो ऐसे लोग हैं हर समाज के जो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से। मूल बात ये है कि भाई अगर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर है, करोड़पति है, उसको ज़रूरत नहीं है जनगणना की, लेकिन इसका मूल सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए है जनगणना का कि भाई जो व्यक्ति कमज़ोर है आर्थिक रूप से, जो निर्भर रहता है सरकारों की योजनाओं पर, क्या उसकी गिनती हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें उम्मीद है कि ये सब चीज़ों को उसमें लिया जाएगा। एक और सवाल था मेरा कि पूर्व में जो है कांग्रेस जब मांग कर रही थी, राहुल गांधी जब मांग कर रहे थे, उस समय जो है बीजेपी के या आरएसएस के कई ऐसे नेता थे जो इसकी गलत बता रहे थे या कह रहे थे कटोगे तो बटोगे, या तमाम तरह के ऐसे नारे आए थे। अब आपका क्या कहना है जब मोदी सरकार जो है इसका गजट? हमें इस बात की खुशी है कि जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी जी की बात पर पूरी भाजपा को झुकना पड़ा, अंत में उनको सद्बुद्धि मिली। हमें इस बात की खुशी है भाजपाइयों को, क्योंकि जातिगत जनगणना एक ऐसा विषय है, उसमें जैसा मैंने पहले भी कहा, हर एक कमज़ोर समाज जिसको अभी तक बड़े बड़े नौकरियों पे मौका नहीं मिला, बड़े बड़े पदों पे रहने का मौका नहीं मिला, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, सबको इसमें मौका मिलना चाहिए। और जो सभी वर्ग के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं जो कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, उनकी भी इसमें पूरी जानकारी मिले, यही उसमें हमारी उम्मीद है। ठीक है। नागदा उज्जैन बाईपास रुद्राक्ष होटल के समीप एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई। खतरनाक मोड़ और अंधेरे के कारण हुआ हादसा। कार में सवार सभी सदस्य घायल हो गए, जिन्हें कार का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया। एक छोटे बच्चे को छोड़कर अन्य सभी बेहोशी की अवस्था में थे।
एम्बुलेंस के न आने पर सर्वप्रथम बजरंग दल पदाधिकारी मनीष व्यास घायलों को अपने कार से सरकारी अस्पताल ले गए। साथ में देवेंद्र सेन, अविनाश पवार और मौजूदा लोगों की मदद से अन्य घायलों को दूसरे प्राइवेट वाहन में सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद दोनों की स्थिति देखते हुए उज्जैन के लिए दोनों को रवाना कर दिया गया है। नागदा जैसी जगह पर सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था न मिल पाना बेहद निंदनीय है। घटना के 1 घंटे बाद तक एम्बुलेंस का कोई अता पता नहीं था। गंभीर हालत में बच्चे को पुलिस प्रशासन की डायल 100 में बिठाकर जनसेवा ले जाया पड़ा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी मनीष व्यास, देवेंद्र सेन, किशन सेन, अविनाश पवार, संदीप कछावा, रोशन, कमल व अन्य राहगीरों की तत्परता से घायलों की मदद की। ये सवाल सबके मन में उठा कि नागदा में चिकित्सा की सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। एम्बुलेंस समय पर आती नहीं और एक अस्पताल दूसरे अस्पताल के लिए घायलों को रेफर कर देता है, जबकि 3 एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल के बाहर पार्किंग में खड़ी धूल खा रही है। उज्जैन मार्ग पर आए दिन हो रहे हादसे भी कह रहे हैं कि सड़क का चौड़ीकरण और अंधे मोड़ खत्म करने का कार्य कितनों की जान लेने के बाद किया जाएगा। उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौड़ की रिपोर्ट। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के जगजीवन राम नगर में रहने वाले यादव परिवार में मां बाप ने 4 भाइयों को जीते जी अपना अपना हिस्सा दे दिया था, मगर एक भाई द्वारा खुद का हिस्सा और एक भाई का हिस्सा बेच दिया और घर में रह रहे बड़े भाई और उनकी पत्नी को पुलिस ने एजेंट के साथ मिलकर शनिवार की रात घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा एमआईजी थाने में की गई है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र के जगजीवन रामनगर का है, जहां स्वर्गीय बद्रीलाल यादव के 4 पुत्र हैं और बद्रीलाल जी ने मरने से पहले एक वसीयत तैयार कर चारों बेटों में बराबरी की संपत्ति बांट दी थी। वहीं एक बेटे गोपाल यादव द्वारा खुद की संपत्ति के साथ दूसरे भाई की संपत्ति किशोर कुशवाहा नाम के एजेंट को बेच दी है। वहीं यादव परिवार ने आरोप लगाया है शनिवार की रात किशोर कुशवाहा 15 से 20 के साथ पुलिस को लेकर यादव परिवार के घर पहुंचकर बुजुर्ग दंपत्ति जो कि पैरालाइज के मरीज और महिलाओं के साथ जमकर मारपीट कर घर सामान सहित बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा एमआईजी थाने पर कहने गए तो पुलिस ने उल्टा पीड़ित परिवार के लोगों को ही थाने में बैठा लिया। इतना ही नहीं, जब संपत्ति का केस कोर्ट में चल रहा है तो पुलिस द्वारा मकान कैसे खाली करवाया जा सकता है। कहीं ना कहीं एजेंट और पुलिस की मिलीभगत से बुजुर्ग दंपत्ति घर से बेघर हो गए और रात भर सड़क पर बैठकर गुजारने पर मजबूर हो गए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि मकान खाली करवाने गए पुलिस कर्मियों पर विभागीय जांच बैठेंगे या यूं ही गरीब लोगों को परेशानी झेलते रहना पड़ेगी। यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। वहीं एमआईजी पुलिस का कहना है कि दोनों पार्टियों के पेपर बुलवाए गए हैं और जांच में जो भी सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है, किसने मकान बेच दिया आपका? ये किशोर है, एजेंट है, किशोर है, जिसमें 4 भाइयों की संपत्ति है। दादा के से मतलब बाप के नाम पे है रजिस्ट्री अभी, और 4 भाई है। 4 भाई के उसमें एजेंट ने गोपाल यादव ने आधा मकान बेच दिया, ना कि ये बड़े जेठ है उनका हिस्सा ना मिला और नोटराइज पे मकान बेच दिया। और अभी आके इन लोगों ने हमला करा, मारा पीटी की, उनका सामान बाहर फेंक दिया है निकाल के और मारा। ये जो एजेंट है जिसने मकान खरीदा है, और इन लोगों ने गुंडे मंगवाए हैं सर, उनसे औरतों पे भी हमला किया और इनके 4 पुलिस वाले यहाँ से गए और लेडीज़ों को हाथ पकड़ के बाहर फेंका सर इन्होंने। आपके हिस्से का मकान उन्होंने बेच दिया? हाँ, इनके बड़े वाले, मेरे बड़े जेठ के हिस्से का उनका ही मकान बेच दिया? हाँ, उनका भी बेच दिया, जबकि अभी साइन वगैरह कुछ भी नहीं हुई है सर, और अभी ना ही बंटवारा हुआ ना ही कुछ भी हुआ, और गोपाल यादव ने पूरा मकान बेच दिया बड़े भाई का। कोर्ट में भी केस चल रहा है? हाँ, कोर्ट में आवेदन लगाया है सर अभी, लेकिन बस इतना ही है सर। अभी आप क्या चाहते हैं इसके? अभी ये चाहते हैं कि इनका सामान बाहर फेंका गया बुड्ढा बुड्ढी का, इनका सामान वापस रखवाया जाए। जब तक निराकरण ना निकले, उनकी रजिस्ट्री जब नहीं हो जाए निराकरण, जब तक इनका अधिकार इनको दिलवाया जाए। बबली यादव। कौन है आप इनकी? मैं इनकी देरानी हूँ।
सर एक मकान बेचने और खरीदने का मामला आया है, कहाँ का मामला और क्या मामला था? ये जगजीवन राम मकान नंबर 234 का मामला आया है, जो जांच में लिया गया, जांच जारी है इसकी। इसमें रीता कुशवाहा पति किशोर कुशवाहा ने मकान खरीदा है और बेचने वाला गोपाल यादव जी है। तो इनमें इनके भाई, गोपाल के भाई कैलाश बीच में विवाद कर रहे हैं कि ये हमारे हिस्से का है। तो ये भी जांच में लिया गया है और जांच में जैसे तथ्य सामने आएगा वैसे विधि अनुसार काम किया जाएगा। 2 मकान मतलब 2 हिस्से बेच दिए गए हैं गोपाल द्वारा। हाँ, इसमें अभी तक मैं गया था घटना हिस्सा, तो पता चला कि ये मकान के जो थे, इनकी माता रानी जो है कैलाश की है, गोपाल की, इनके 4 लड़के हैं, कैलाश, गोपाल और राजेश और राजेंद्र यादव। तो इनकी माँ ने इनके पति की पिता की मृत्यु होने के बाद में 4 बंटवारे किए थे इनके, एक माँ के नाम, एक गोपाल यादव के नाम और एक राजेश यादव और राजेंद्र यादव के नाम। तो राजेंद्र यादव ने 17 साल पहले गोपाल अपने भाई को मकान बेच दिया था। तो गोपाल ने दोनों हिस्से जो 10/20 के टोटल 20/40 का है, ये रीता कुशवाहा को बेचा है। आज पुलिस ने मकान भी खाली करवाया है। नहीं, मकान खाली नहीं करा है। जहाँ विवाद हो रहा था, महिला के बीच में विवाद हो रहा था, तो उनको जो आक्रोश था, एक शांति व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ शांत किया गया है। आज आरोपी किसको बनाया है इनमें से? आरोपी अभी किसी को नहीं बनाया है। जैसे जांच में तथ्य आएगा, कोई ज़्यादा विवाद नहीं हुआ है। किंतु महिलाएं आपस में विवाद कर रही थी। ये रजिस्ट्री का मकान है, नोटरी का मकान है सर? अभी वे जांच संजय देसला जी कर रहे हैं, इसमें अभी क्लियर मेरे को पता है। आपका नाम बताइए। मैं उपनिदेशक कमल सिंह रघुवंशी, थाना MIG इंदौर। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़वानी जिले के। बड़वानी जिले के राजपुर नगर में मेन चौराहे स्थित मोबाइल दुकान में हुई चोरी की CCTV फुटेज सामने आया है। पुलिस ने चोर को पकड़ा। राजपुर में मेन चौराहे स्थित आजाद नगर प्रतिमा के समीप मोबाइल दुकान पर एक अज्ञात चोर के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया, जहां चोर शटर की गेट से दुकान के अंदर घुसा और चोरी की घटना को अंजाम दिया। तत्पश्चात उसी रास्ते से बाहर निकल गया। CCTV फुटेज में ये घटनाक्रम कैद हो गया। वहीं फरियादी के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज के आधार पर चोर को पकड़ा, जिसे न्यायालय में पेश किया। थाना प्रभारी विक्रम सिंह बामनिया ने जानकारी देकर बताया। मोबाइल दुकान पर चोरी हुई थी, आरोपी पकड़ा है, क्या मामला है? हाँ, मोबाइल दुकान पे चोरी हुई थी। शटर के ऊपर की गेट से घुस के व्यक्ति ने चोरी की थी। दुकान के CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें फुटेज मिले थे। उसके आधार पे हमने चोर को पकड़ा है और उससे बरामदगी की है। मोबाइल चोरी करके ले गया था। करीब 6 मोबाइल थे, 44,000 के आसपास कीमत के थे और मोबाइल सभी जब्त हो गए हैं और चोर को न्यायालय पेश कर दिया।